हाँ तो बच्चों, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ सॉल्यूशन. We categorize this solution into different types on the basis of different standard. Like we classify the solution on the basis of number of component. Either it contain two component, three component or four component. Besides of this, we can also categorize on the basis of a state of solvent or solute, type of solvent, concentration of solution, saturation in solution, and finally the nature of solution. That means here we have to discuss 6 different pattern of classification of solution. First of all, we go through the classification, to decide the type of solution on the basis of number of component ऑफ सॉल्यूशन. यानी पहला जो कैटेगरी हम तय कर रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन में कंपोनेंट कितने हैं, माने कितने कंपोनेंट हैं जो सॉल्यूशन को कंपोज कर रहे हैं. जैसे पहला है इसका बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन इसका मतलब क्या हुआ? द सॉल्यूशन विच कंटेन टू कंपोनेंट. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होता है, जैसे A प्लस B गिव राइज टू सॉल्यूशन. अब A मान लीजिए सॉल्वेंट है और B सॉल्यूट है. बस एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट बस. जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल अगर मैं आपके सामने दूं, जैसे ब्रॉन्ज है, ये है कॉपर प्लस टिन. ये अबाउट 75% हो गया, ये अबाउट आपका 25% हो गया. जैसे मान लीजिए ब्रास है, ये कॉपर हो गया 80%, जिंक हो गया आपका 20%. इसी प्रकार आप ले लीजिए 22 कैरेट गोल्ड. हम सभी जानते हैं 24 कैरेट गोल्ड जो होता है प्योर होता है. अब 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि 22 कैरेट इसमें गोल्ड है और 2 कैरेट इम्प्यूरिटी है. यही नहीं, मान लीजिए विनेगर है, इसमें 3 to 4% एसिटिक एसिड है और रेस्ट जो है वो आपका वाटर है. यानी वाटर कितना हो गया? 96 to 97%. रेक्टिफाइड स्पिरिट है. क्या है बेटा? रेक्टिफाइड स्पिरिट. अब रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है ये 95% इथेनॉल है
और 5% आपका वाटर है। अब ये देखिए, चाहे कोई भी देख लीजिए, ये देखिए कॉपर। अच्छा बताइए सॉल्वेंट कौन होगा? ये होगा सॉल्वेंट, और ये होगा आपका सॉल्यूट। अच्छा 22 कैरेट गोल्ड में, गोल्ड क्या है? सॉल्वेंट है, ज़्यादा है ना। जो मेजर कंपोनेंट होता है, जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है। अच्छा ये बताइए इसमें कौन है सॉल्वेंट? तो सॉल्वेंट ये है, सॉल्यूट ये है। अच्छा इसमें बताइए वाटर क्या है, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट? सॉल्यूट है, क्योंकि देखिए इथेनॉल 95% है। इथेनॉल कितना है? 95%, मतलब ज़्यादा इथेनॉल है। और आपका वाटर कितना है? ओनली 5%, यानी सॉल्यूट वाटर है। यानी रेक्टिफाइड स्पिरिट में वाटर जो है वो सॉल्यूट है। ये देखिए ये बाइनरी सॉल्यूशन हुआ। अगर मैं इसको देखूं कि बी पार्ट है टर्सरी सॉल्यूशन, क्लियर बात है। इट कंटेन 3 कंपोनेंट। इसमें 3 कंपोनेंट है, यानी A प्लस B1 प्लस B2, ये आपका सॉल्यूशन है। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसमें देखिए वाटर होता है, साल्ट होता है और शुगर होता है, यानी H2O, NaCl, C12, H22O11, ये आपका जो है ये आपका ORS का फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए कि 4 कंपोनेंट हुए तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। कितना? 4 कंपोनेंट, यानी A प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3, अब ये सारा मिलके सॉल्यूशन दे रहा है। अब ये आपका सॉल्वेंट है और ये तीनों सॉल्यूट है। अब इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है। आयरन, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, ये मिलके एक एलॉय बनाता है, एल निको, ये एक एलॉय है। ये एक मिश्र धातु है। अब इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में लोहा होता है, फिर आपका एल्यूमिनियम होता है, फिर निकल होता है, फिर कोबाल्ट होता है। तो ये स्थिति बनती है बेटा। अगर मैं आगे देखूं, अभी जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, माने सॉल्वेंट के आधार पे आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनाना है। अब देखिए सॉल्वेंट के आधार पे मतलब क्या, कि अगर आपका सॉल्वेंट, अगर आपका वाटर हुआ तो आप उसको, उस सॉल्यूशन को आप एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। अगर मान लिया जाए एक्वस सॉल्यूशन माने क्या, जैसे विनेगर है, ये देखिए 3 to 4% आपका CH3COH है और 96 to 97% आपका H2O है। तो देखिए पानी ज़्यादा है ना, तो ये एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर यही चीज़ मैं दूसरा लेता हूँ,
एल्कोहल अगर होता, अगर आपका सॉल्वेंट क्या है, एल्कोहल है, तो इसे हम एल्को सॉल्यूशन कहेंगे। ये देखिए रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब ये देखिए इसमें 95% इथेनॉल है और 5% वाटर है। अगर ये बेंजीन होता तो इसे मैं बेंजो सॉल्यूशन कहूँगा। अगर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता तो इसे मैं ऑर्गेनो सॉल्यूशन कहूँगा। ये देखिए 4 कैटेगरी बनाया मैंने। वाटर है तो एक्वस सॉल्यूशन है, एल्कोहल है तो एल्को सॉल्यूशन है, बेंजीन है तो बेंजो सॉल्यूशन है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनो सॉल्यूशन है। ठीक, अब मैं जो कैटेगरी तय करूंगा वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट और उसके बाद सॉल्यूट, यानी टाइप ऑफ सॉल्यूशन यानी टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। यानी अब देखिए सॉल्यूट के ऑन द बेसिस ऑफ, आप लिखिए स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब देखिए अगर पहला जो मैं बात रहा हूं सॉल्वेंट के आधार पे, अगर आपका सॉल्वेंट अगर आपका सॉलिड हुआ तो इसे मैं सॉलिड सॉल्यूशन कहूंगा। सॉलिड सॉल्यूशन। अगर ये आपका लिक्विड हुआ तो इसे मैं लिक्विड सॉल्यूशन कहूँगा। अगर ये आपका गैस हुआ तो इसे मैं गैस सॉल्यूशन कहूँगा। यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए जो सॉल्वेंट होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट गैस है तो गैस सॉल्यूशन। तो ये 3 कैटेगरी होगा। अब इन तीनों को मैं सॉल्यूट के आधार पे, देखिए अब सॉल्यूट का स्टेट, तो ये देखिए तीनों में आपका 3-3 कैटेगरी बन जाएगा। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड और ये गैस। तो अब ये देखिए सॉल्वेंट तो फिक्स है, सबका सॉलिड रहेगा, लेकिन सॉल्यूट बदलेगा। तो अगर मैं सॉल्वेंट के आधार पे इसका बनाया सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, तो अब मैं सॉल्यूट के स्टेट के आधार पे इसको रिकैटेगराइज करूंगा, फिर से इसको बांट दूंगा। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे और फिर गैस सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ऐसे। चलिए, सॉलिड सॉल्यूशन। अब ये देखिए सॉलिड सॉल्यूशन क्या है। अब ये तो क्लियर है कि इसका सॉल्वेंट सॉलिड सॉलिड सॉलिड, हाँ सॉल्यूट विल चेंज, ये हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड और फिर ये गैस। अब जरा देखो, आप अगर सॉलिड और सॉलिड है तो जितने भी एलॉय हैं
जैसे मैंने आपको बोला ब्रॉन्ज, यानी कॉपर प्लस टिन, ब्रास, कॉपर प्लस जिंक, जितने भी एलॉय आप जानते हैं वो सारे ये आपका सॉलिड का होगा, अगर दोनों मेटल हुए, दोनों सॉलिड मेटल हुए तो। अब मान लीजिए स्टील भी लिख सकते हैं, ये है लोहा प्लस कार्बन, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सारे एलॉय, सारे मिश्र धातु आपके सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन में, जिसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सॉल्यूट भी सॉलिड है। अब ये देखिए, ये लिक्विड अमलगम, हम देखिए स्टार पॉइंट लिखते हैं, एलॉय ऑफ मरकरी इज कॉल्ड अमलगम। तो अब मान लीजिए कि इसका उदाहरण होता है जैसे सोडियम, मरकरी, जिंक, अमलगमेटेड जिंक हो गया, अमलगमेटेड गोल्ड हो गया। ये सारे आपका सॉलिड और लिक्विड का एग्जाम्पल है। अब देखिए सॉलिड और गैस का एग्जाम्पल, तो हाइड्रोजेनेटेड पैलेडियम, यानी H2 प्लस PD, H2 प्लस PT, ये लोग जो होते हैं, आप याद कीजिए एक रिएक्शन आप लोगों ने देखा था कि अनसेचुरेशन था और इसको आपने H2 और PD यूज़ किया था और ये सेचुरेट हो गया था, ये बॉन्ड पाई वाला टूट के, ये देखिए। तो ये जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया आप लोगों ने, हाइड्रोजनेटेड पैलेडियम, यानी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ओवर पैलेडियम, पैलेडियम में हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करा दिया जाता है, तो उस समय वो जो सॉल्यूशन क्रिएट करता है उसमें गैस सॉल्यूट होता है और सॉलिड ये सॉल्वेंट होता है। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन की बात हुई। अब मैं लिक्विड सॉल्यूशन की बात करूंगा, लिक्विड सॉल्यूशन। अब ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है, ये तो क्लियर है कि इसका सॉल्वेंट जो होगा सब लिक्विड होगा, ये और ये, लेकिन सॉल्यूट बदलेगा, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और ये गैस भी हो सकता है। अब देखिए इसका एग्जांपल, माने साल्ट सॉल्यूशन, यानी NaCl और वाटर का जो सॉल्यूशन बनेगा, शुगर सॉल्यूशन, यानी C12H22O11 प्लस वाटर। अच्छा, लिक्विड की बात करिए तो भाई इथेनॉल प्लस वाटर, या फिर एसिटिक एसिड प्लस वाटर, यानी वही रेक्टिफाइड स्पिरिट हो गया, विनेगर हो गया, ये जो हो गया C2H5OH, H2O, CH3COH, H2O, ये जो बात होती है बेटा। अच्छा, गैस, लिक्विड और गैस। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है कि हाउ एक्वाटिक एनिमल ब्रीथ या रेस्पायर अंडर वाटर। पानी के अंदर जो एक्वाटिक एनिमल हैं वो कैसे सांस लेते हैं, कहाँ से उसको ऑक्सीजन मिल जाता है। जैसे हमको देखिए, सांस लिया, 78% नाइट्रोजन गया,
21% ऑक्सीजन गया, मेरा फेफड़ा ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल, जलीय जीव कैसे ले रहे हैं? तो हम फेफड़े से लेते हैं, वो गिल्स से लेते हैं। मतलब दे एब्जॉर्ब दी ऑक्सीजन डिजॉल्व इनटू द वाटर, यानी पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उससे वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ये देखिए, यानी ऑक्सीजन प्लस वाटर, या माने आप सोडा वाटर भी कह सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है इसमें। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कोल्ड ड्रिंक जितने भी होते हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक जो होते हैं, सोडा वाटर भी होता है, ये सारे के सारे ये जो होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के उदाहरण हैं। ये दोनों लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, ये तीन एग्जाम्पल। तो हाउ एक्वेटिक एनिमल रेस्पायर अंडर वाटर? तो एक्वेटिक एनिमल एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन डिसॉल्व इनटू द वाटर वाया इट्स गिल। आपने गिल्स के सहारे, ये उसमें से जो पानी में ऑक्सीजन घुला होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रहा है आपको। अब मैं गैस सॉल्यूशन की बात करूंगा। गैस सॉल्यूशन, अब ये देखिए, यानी इसमें ये क्लियर है कि सॉल्वेंट आपका गैस रहेगा, यहां भी गैस रहेगा और यहां भी गैस रहेगा, लेकिन ये बदलेगा। सॉलिड, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं बेटा, लिक्विड और ये गैस। एग्जाम्पल देखिए, जितने भी सब्लिमाइज्ड सॉलिड शो सब्लिमेशन, जितने भी सॉलिड होते हैं जो सब्लिमेशन जारी करते हैं, सब्लिमेशन मैंने ऊर्ध्वपातन, यानी सॉलिड से सीधे गैस, तो वो सारे आपका गैस सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें सॉलिड और गैस होते हैं। जैसे आप देखिए ध्यान से, जैसे आपका हो गया NH4Cl प्लस नाइट्रोजन, या I2 प्लस N2 आयोडीन नाइट्रोजन, अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन। या एक कॉमन एग्जांपल है जो हम लोग देखते हैं कि कपूर कहीं पे रखा रहता है तो बेटा हमारे नाकों तक उसकी स्मेल आती है, यानी कपूर वहाँ से इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट नहीं बोलिए, सब्लिमाइज कहिए। एक्चुअली जो कपूर है, कैम्फर है, वो सब्लिमाइज हो रहा है और सब्लिमाइज होकर वो एयर में मिल रहा है और वो हमारे नाकों तक पहुंचता है, यानी कैम्फर प्लस नाइट्रोजन या एयर भी कह सकते हैं। ये जो है आपका गैस और सॉलिड का सॉल्यूशन होगा। ये ए स्टार पॉइंट है। अच्छा, गैस और लिक्विड में, गैस और लिक्विड में आपका क्लोरोफॉर्म प्लस N2 नाइट्रोजन, या अमोनिया ये एक ही एग्जाम्पल NCERT वाला रखिए। अमोनिया वाटर में आपका वो लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन बन जाएगा, अमोनिएटेड वाटर जो होता है, यहाँ पे उसको नहीं लिखना है अपने। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट आ रहा है, गैस और गैस, तो एयर में नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, ये 78% है और ये 21% है, तो एयर इज अ सॉल्यूशन। मतलब ये क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, एयर इज अ सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गैसियस
या गैसेज ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। जो गैस होता है हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, ये बात समझिए। कैसे? गैस जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर ही क्यों बनाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। जो क्या होता है कि जो आपका गैस ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर एज, क्यों भाई? एज गैस हैव very high rate of diffusion, so they easily diffuse to form homogeneous mixture और सॉल्यूशन। देखिए, गैस जो होता है ना, गैस कोई भी गैस ले लीजिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही ये छूटेंगे, दो गैसों को मिलाइएगा तो ये इतना तेज़ी से ये डिस्पर्स होते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिस्पर्सिबिलिटी भी लिख सकते हैं। माने डिस्पर्सन का जो होता है, डिस्पर्स करने का इनका जो रेट होता है वो बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन एक और स्टार पॉइंट आता है कि समटाइम्स, क्वेश्चन आता है कि समटाइम्स एयर कंसीडर एज heterogeneous mixture. Why? Heterogeneous mixture. Why? कभी कभी एयर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों मानते हैं? भाई एयर तो गैस से बना हुआ है तो होमोजीनियस होना चाहिए, लेकिन कभी कभी इसको हेट्रोजीनियस क्यों मानते हैं? तो बेटा ऐसा होता है कि जो पॉल्यूटेड एयर होता है या जिसमें डस्ट हो, स्मोक हो, तो ऐसे एयर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए स्मोक और डस्ट पार्टिकल, समटाइम्स air considered as heterogeneous mixture, उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर मानते हैं। ये बात होती है। अब ये देखिए, यहां पर अब जो मैं इसका कैटेगरी करूंगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के आधार पर दो प्रकार का होगा। एक होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक होगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, या कंसंट्रेट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन।
the solution which contain more than 90% solute in it, यानी अगर सॉल्यूट की मात्रा 90% से ज़्यादा हो, जैसे अगर मैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड कहूँगा, तो ये 98% H2SO4 होता है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन कहूँगा तो दोज सॉल्यूशन which contain less than 10% of solute, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा 10% से कम होगा, जैसे विनेगर। मतलब इट इज 3 to 4%। अब ये देखिए, ये विनेगर जो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो कंसंट्रेट है वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट का मात्रा H2SO4 का मात्रा जो है 98% है। तो ये आपका कंसंट्रेशन के आधार पर हो गया। अब जो हम लोग पांचवा कैटेगरी तय करेंगे वो करेंगे सैचुरेशन के आधार पर। तो अब ये देखिए, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। अब ये देख बेटा, सैचुरेशन टर्म का क्या मतलब होता है? अच्छा बताइए, एकदम कॉमन सा, बिना मतलब थोड़ा सा दिमाग अपना लगा के आपको बताना है कि अगर मान लीजिए कि ये आपका शुगर है, इसको मैं इस वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं इस वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं। तो जब मैं इस शुगर को इस वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये शुगर जाएगा कहां? ये शुगर अगर मैंने C12H22O11 है, तो ये H2O और H2O के बीच का जो स्पेस है, इसके बीच में जाके छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा। मैंने कल बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि वो उसके बीच के इंटर स्पेस में जाके हाइड होगा। और वहाँ पे क्यों हाइड होगा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड चाहे वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा। अब मान लिया जाए कि जब मैं इसको इसमें डिसॉल्व करके और शुगर सॉल्यूशन बना रहा हूँ, तो देखिए इसमें 3 कंडीशन होगा। जैसे पहला कंडीशन ये है कि ये सॉल्यूशन है, आप इसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं और ये डिसॉल्व हो रहा है। मतलब कि सॉल्यूशन है और उसमें आप शुगर डाल रहे हैं और वो डिसॉल्व हो रहा है। थोड़ा सा चीनी डाला, डिसॉल्व हो गया, फिर डाला, डिसॉल्व हो गया, फिर डाला, डिसॉल्व हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब ये देखिए, अगर मैं चीनी डालता गया और ये सारा जो इसका इंटर स्पेस है सारा लॉक हो गया, जितना इंटर स्पेस था उस पूरे इंटर स्पेस पे आपका शुगर एकोमोडेट कर गया, भर गया। वो जितना इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस था वाटर के अंदर वो सारा शुगर द्वारा भर गया। तब क्या स्थिति आएगी कि अब आप चीनी डालोगे और वो चीनी नीचे जाके बैठ जाएगा, ये शुगर अब नहीं डिजॉल्व होगा। मतलब इन दिस सॉल्यूशन नॉट वी गेट फर्दर डिजोल्यूशन, यानी इसमें अब डिजोल्यूशन नहीं हो रहा है, नो डिजोल्यूशन ही हियर।
यहाँ पर कोई डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है। यानी ये देखिए, ये है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन मैं अब क्या करूँगा, फिर से उस सॉल्यूशन को गर्म कर दूंगा, यानी हीट कर दूंगा। यानी जैसे ही हम हीट देंगे तो क्या होगा, तुम ही सोचो, बताओ। अगर आप हीट देंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस बढ़ने से क्या होगा कि इट नाउ अलाउ फर्दर द डिसोल्यूशन। अब ये फिर से डिसोल्यूशन शुरू कर देगा, इसमें और ज़्यादा चीनी आप घोलने लगिएगा, ठीक है। अब इसमें फिर से अगर आप चीनी डिसॉल्व करने लगिएगा इसमें, तो एक अब फिर डिसॉल्व होने लगेगा, होने लगेगा, होने लगेगा, होने लगेगा। लेकिन फिर से क्या होगा कि एक ऐसा स्टेट आपको अचीव हो जाएगा जब आपका इवन यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट नॉट सो फर्दर डिसोल्यूशन। यानी टेम्परेचर बढ़ाकर भी आप इसमें अब और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। माने ये देखिए कि इसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी आप इसमें अब ये स्थिति है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसका स्टेट बेशक चेंज हो जाए, बट इट नॉट सो डिसोल्यूशन इवन इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें क्या था, बिना टेम्परेचर बढ़ाए ही अपना डिसोल्यूशन दे रहा था। ये जो था बिना मतलब जो टेम्परेचर दिया है उस पर इसमें अब डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है, और इसमें क्या है कि टेम्परेचर बढ़ा के भी डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है। यानी इट्स सो डिसोल्यूशन विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये वाला, ये इसका लिया है। ये क्या है, इट नॉट सो डिसोल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर जो दिया हुआ है उस पर ये डिसोल्यूशन नहीं जारी करता है, सैचुरेट है, संतृप्त है, एकदम पूरा का पूरा स्पेस, इंटर स्पेस उसका भर गया है। और ये द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन which not so further dissolution even increase in temperature। यानी इस वाले सॉल्यूशन में आप बेशक टेम्परेचर बढ़ा लो, उसमें अब डिसोल्यूशन की मतलब गुंजाइश नहीं है। ये तो था कि माने आपका चीनी डाल रहे घुल रहा है, डाल रहे घुल रहा है। इसमें चीनी डाल रहे नहीं घुल रहा है, लेकिन हाँ टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फिर से चीनी घुलने लगेगा। और ये जो है अब टेम्परेचर बढ़ा के भी आप उसमें चीनी को और ज़्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते। समझ गए बेटा? तो ये सिंपल सा है, ये एक ही सॉल्यूशन का 3 स्टेट है। जैसे हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसी में 3 स्टेट हमको प्राप्त होता है। शुरू में वो अनसैचुरेटेड होता है, थोड़ी देर बाद वो सैचुरेट हो जाता है, और अगर मैं उसको और ज़्यादा हीट करूं और डिसॉल्व करूं तो एक ऐसी स्थिति मिलेगी जब वो सुपर सैचुरेट हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं बेटा जी, ठीक है। अब हम लोग लास्ट करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। राइट डाउन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन on the basis of their nature। यानी नेचर के आधार पे अगर आप टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं कि नेचर के आधार पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो 2 कैटेगरी होगा। एक होगा बेटा जी आइडियल सॉल्यूशन, और एक होगा नॉन आइडियल
सॉल्यूशन। अब ये देखिए, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है इसे हम रियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये जो नॉन आइडियल है इसे क्या कहेंगे बेटा? रियल सॉल्यूशन। इसमें देखिए, इस चैप्टर में आगे चल के इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन है, इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। केवल दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो बताते हैं। जैसे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि जो कोई भी सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं और जब उसे प्रिपेयर किया जाता है तो जो नेट इंथैल्पी चेंज है, यानी जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है तो उस दौरान ना तो हीट इवॉल्व होगा और ना ही एब्जॉर्ब होगा, यानी डेल्टा एच क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है। और अब देखिए इसमें क्या होता है कि चेंज इन वॉल्यूम भी जो है मिक्सचर बनाने के दौरान वो भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। माने ना तो कोई वॉल्यूम में चेंज होना चाहिए, ना ही कोई इंथैल्पी में चेंज होना चाहिए। चेंज इन इंथैल्पी 0, चेंज इन वॉल्यूम 0। और सबसे बड़ी बात, इट फॉलो राउल्ट लॉ, राउल्ट्स लॉ फॉर एवरी मतलब एवरी कंडीशन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, फॉर एवरी कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन की सभी स्थिति के लिए, चाहे डाइल्यूट हो चाहे वो कंसंट्रेट हो, हर स्थिति में ये राउल्ट लॉ को फॉलो करे। अब आपको राउल्ट लॉ पता नहीं है, ये आगे आएगा इसी चैप्टर में बेटा, इसलिए इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर राउल्ट लॉ का पालन करता है, उसका जो चेंज इन एंथैल्पी है वो 0 है, चेंज इन वॉल्यूम है जो 0 है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। इसका एक एग्जाम्पल अभी रख लीजिए, एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन। अच्छा, अब रियल सॉल्यूशन ठीक इसका उल्टा कर दीजिए। ये डेल्टा एच इक्वल टू 0, इसमें क्या होगा कि डेल्टा एच जो मिक्सचर का है नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी जो है मिक्सचर का वो नॉट इक्वल टू 0, और इट नॉट फॉलो राउल्ट लॉ फॉर एवरी कंडीशन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। ये इसका, जैसे मान लिया जाए, आप कभी कभी देखिएगा ग्लूकोज देखे है ना, ग्लूकोन डी, उसको आप डिज़ोल्व कीजिए, आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज किया। आप ऐसे ही ले लो, सर्फ ले लो और उसको मुट्ठी में लेके उसको पानी में डालिए, आपको गर्म फील होगा। तो देखिए वहाँ पहले कंडीशन में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, दूसरे केस में क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर सॉल्यूशन अगर बनता है, कोई ऐसा सॉल्यूशन बनता है जिसमें कि या तो हीट चेंज होगा, चाहे बढ़ेगा चाहे घटेगा, तो वो क्या होगा? रियल सॉल्यूशन, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं है, और राउल्ट लॉ को हमेशा हर कंसंट्रेशन में वो फॉलो करता है, तो वो आइडियल है। अगर नहीं फॉलो करता है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? रियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए, इट डज नॉट फॉलो राउल्ट लॉ for every condition of concentration। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है, इथेनॉल प्लस वाटर या HCl प्लस वाटर। तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जितने भी टाइप हो सकते हैं मैंने पढ़ाया।
चाहे वो कंपोनेंट के आधार पे हो, सॉल्वेंट के आधार पे हो, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट के आधार पे हो, सेचुरेशन के आधार पे हो, कंसंट्रेशन के आधार पे हो, या नेचर के आधार पे हो। 6 कैटेगरी तय किया हमने। इसको रिवाइज करना है, बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, मेमोराइजेबल है ये, और रिवाइज करते रहें, क्योंकि अगला जो टॉपिक अब शुरू होने वाला है कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, वो बेहद इंटरेस्टिंग और न्यूमेरिकल अप्रोच का है। तो उसमें न्यूमेरिकल अप्रोच होगा, तो उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे बेटा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।